स्वागत है साथियों। आज हम सभी अपनी इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं। तो ऐसे क्रम में देखेंगे पहला प्रश्न है काठ की तोप। एक रचना है काठ की तोप। इस रचना की विधा क्या है? ऑप्शन में है उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य। तो ऐसे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे यूपीजीडीसी की परीक्षा हो, जीआईसी की, टीजीटी की या यूजीसी नेट की, सभी में ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं काठ की तोप की विधा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है इस रचना की जो विधा है वो नाटक है, यानी काठ की तोप नाटक विधा की रचना है। 2001 में इसका प्रकाशन है और गिरिराज किशोर इसके नाटककार हैं। तो यहां से इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इनके कुछ और नाटकों के विषय में यहां पर देख लेते हैं। जैसे एक है चेहरे चेहरे किसके चेहरे। चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ये भी गिरिराज किशोर का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है 1983 में यह नाटक प्रकाशित हुआ। दूसरा नाटक अगर देखें केवल मेरा नाम लो। केवल मेरा नाम लो, यह भी गिरिराज किशोर का नाटक है। अब इसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1984। बात करें अगर हम केवल इनके आगे के जो नाटक हैं, जैसे जुर्म आयद। जुर्म आयद ये भी गिरिराज किशोर के ही सारे के सारे नाटक हैं। जुर्म आयद का जो प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके गिरिराज किशोर जी के नाटक हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। जैसे बात करें केवल चेहरे चेहरे किसके चेहरे, तो इसमें व्यवस्था की निरंकुशता की बात है। व्यवस्था की निरंकुशता। वर्तमान दौर में भी आप लोग व्यवस्था की निरंकुशता और उससे व्याप्त जो एक असंतोष है उसके तमाम आप रूप देख रहे होंगे। चाहे कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो व्यवस्थाओं से असंतोष को लेकर के पहले भी कई रचनाएं लिखी जा रही थी, और ऐसे में ये नाटक भी चेहरे चेहरे किसके चेहरे ऐसी ही एक रचना है। दूसरी अगर बात करें एक जुर्म आयद जो इनका नाटक है। जुर्म आयद में न्याय व्यवस्था की जड़ता, न्याय व्यवस्था की जड़ता पर प्रहार है। तो इसका थोड़ा सा विषय भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही थोड़ा सा इन नाटकों के विषय के बारे में भी आप जानकारी रखते हैं तो ये नाटक आपको ध्यान हो जाते हैं। तो जैसे आप इस रेफरेंस में भी इसे याद कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो आजकल उनका जो बहुत वायरल है एक बयान है सूर्यकांत का, तो न्याय व्यवस्था भी पूरी तरह से जड़ हो चुकी है, और इन व्यवस्थाओं पर असंतोष पीछे के जो समकालीन रचनाकार हैं, समकालीन नाटककार हैं, सन 1980 से लेकर के 2000 के बीच में जिन्होंने रचनाएं लिखी, उन सब में भी आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा ही एक गहरा असंतोष। तो गिरिराज किशोर इस रूप में याद किए जाने योग्य हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भूख आग है। इस नाटक के लेखक कौन है? तो ये किसका नाटक है, कमेंट करके बताएं अगर आपको जानकारी हो। साथियों यूपीजीडीसी की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ लगातार चल रही है। हमारे नंबर पर संपर्क करके आप इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, और सभी जितने पार्ट्स हैं यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम के सभी पर 100 प्रश्नों का कुल मिला के 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही 35 घंटे की पूरी क्लास का रिकॉर्डेड क्लास की भी यहाँ पे सुविधा है। आप चाहेंगे तो पाठ्यक्रम के अनुसार 2 दिन का समय निकाल के सारे वीडियोस को तैयार कर सकते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। तो ये आपके लिए सूचना है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। भूख आग है नाटक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन में है असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, कृष्ण बलदेव वैद, गुलेशर खां सानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य जी का ये नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है आपको ध्यान रखना है 1998 इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। भूख आग है। अब इसके विषय में कहा जाता है कि भूख आग है ये नाटक विडंबना प्रधान नाटक है। विडंबना प्रधान नाटक। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि फला नाटक
किस प्रकार का है? तो इसके विषय में सर्वमान्य है, विडंबना प्रधान नाटक है, जो एब्सर्ड नाटक कहे जाते हैं। और नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इस नाटक को पढ़ते हुए या फिर कृष्ण बलदेव वैद्य जी के नाटक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि सैमुअल बेकेट के नाटक याद आ जाते हैं। सैमुअल बेकेट, ठीक है। तो इनके नाटकों से तुलना नगेंद्र जी की पुस्तक में किया गया है कृष्ण बलदेव जी के नाटकों का, इसे ध्यान रखेंगे। वे लिखते हैं कि इनके नाटकों को पढ़ते हुए प्रायः सैमुअल बेकेट के नाटक याद आते हैं, ठीक है। विडंबना युक्त जो काव्य या फिर विडंबना युक्त जो भी रचना होती है, नाटक होती है, वो क्या है? वो जीवन की विडंबनाओं को ऊल जुलूल ढंग से, ठीक है, ऊल जुलूल ढंग से प्रकट किया जाता है। और उल जुलूल क्या है कि आजकल अगर कोई युवा या युवा वर्ग की बात करें तो वो अगर अपने आप को कॉकरोच से तुलना कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है ना। तो ये विसंगति, विडंबना, सारी चीजें कहीं ना कहीं उभारता है। तो ऐसे नाटक उस दौर में लिखे जा रहे थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। कृष्ण बलदेव वैद्य जी के एक दो नाटक और आपको ध्यान रखने हैं, जैसे परिवार अखाड़ा नाम का इन्होंने एक नाटक लिखा, परिवार अखाड़ा। ये नाटक भी कृष्ण बलदेव वैद्य जी का है, 2002 में। इसके अलावा ध्यान रखें मोनालिसा की मुस्कान, मोनालिसा की मुस्कान, ये भी एक नाटक इनका है कृष्ण बलदेव वैद्य जी का, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 2003 है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि एक प्रश्न के बहाने आप उस रचनाकार के कई सारे जो पॉइंट्स हैं उसे भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जादू का जंगल के नाटककार कौन है? ऑप्शन मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, राजेंद्र यादव, मृणाल पांडे। तो ध्यान रखना है इसका जो सही उत्तर है राजेश जोशी। राजेश जोशी का नाटक है जादू का जंगल। जादू नहीं कविता एक कविता संग्रह है, जादू नहीं कविता। ये किसका काव्य संग्रह है? कमेंट करके बताएं आप लोग। काव्य संग्रह के विषय में यदि आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो इस कविता का नाम समकालीन कविता के दौर में आया होगा, जादू नहीं कविता। किसका है कमेंट करके बताएं। बाद में हम अपनी अगली क्लास में इसका जिक्र भी करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जादू का कालीन। अब देखिए वहां से एक रचना आपको दिखाई पड़ी जादू पर, और जादू पर दूसरी है रचना जादू का कालीन। यह किसकी रचना है? ऑप्शन मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग। तो ये किसकी रचना है? ध्यान रखेंगे ये मृदुला गर्ग जी का नाटक है। ध्यान रखना है, विधा भी आपको ध्यान रखना है कि ये नाटक विधा की रचना है, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है मृदुला गर्ग, जादू का कालीन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आदमी जो मछुआरा नहीं था। आदमी जो मछुआरा नहीं था किसका नाटक है? ऑप्शन मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, त्रिलोचन, मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आदमी जो मछुआरा नहीं था। तो ध्यान देंगे इसका जो सही उत्तर है वह है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का नाटक है आदमी जो मछुआरा नहीं था, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसके विषय में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये 1985 में प्रकाशित हुआ है। अब हम मृणाल पांडे के कुछ अन्य नाटकों के नाम भी यहां पर देख लेते हैं। जैसे एक है मौजूदा हालात देखते हुए, मौजूदा हालात देखते हुए, ये भी मृणाल पांडे जी का एक नाटक है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है 1985। ये सब समकालीन नाटकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बात करें एक अन्य नाटक इनका है जो राम रच राखा, जो राम रच राखा। ये भी मृणाल पांडे जी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे 1981। एक अन्य नाटक इनका है काजर की कोठरी, काजर की कोठरी। अब कोठरी से आपको अगर किसी रचना का नाम ध्यान हो तो कमेंट करके बताएं। एक कहानी संग्रह है कोठरी की बात, किसका है कमेंट करके बताएंगे आप लोग। एक रचना से आप लोग कई रचनाओं के मिलते जुलते जो नाम होते हैं उन्हें भी तैयार कर सकते हैं। तो काजर की कोठरी 1985 में, कोठरी की बात
कोठरी की बात एक कहानी संग्रह है, अगर आप लोगों को ध्यान हो। कोठरी की बात किसका है, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। जो मिलते जुलते नाम होंगे उन पर हम ऐसे ही चर्चाएं करते रहेंगे, जिससे आपको भी एक उत्कंठा बने कि किसका है, और आप लोग थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो उससे मिलती जुलती जो रचना है उसका नाम तैयार हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली ऊंचा सुनती है किसका नाटक है। तो विधा इसका ध्यान रखना है, ये नाटक है। दिल्ली ऊंचा सुनती है किसका है। ऑप्शन कुसुम कुमार, मृदुला गर्ग, कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुदगल। तो इसका सही उत्तर क्या है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है कुसुम कुमार। कुसुम कुमार का नाटक है दिल्ली ऊंचा सुनती है। अब इनके विषय में देखते हैं कि इनके कुछ अन्य नाटक और हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। दिल्ली ऊंचा सुनती है ये 1982 में प्रकाशित हुआ नाटक है। ये भी समकालीन नाटकों की श्रेणी में है। तो इस क्लास में हम जितने भी नाटकों की बात कर रहे हैं वो सब समकालीन नाटकों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो कुसुम कुमार के जैसे अगर आप बात करें, ओम क्रांति क्रांति, ओम क्रांति क्रांति, ये भी कुसुम कुमार जी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979। ठीक है। अगला नाटक देखें तो सुनो शेफाली, सुनो शेफाली, सुनो शेफाली भी इनका नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये भी 1979 में। अब शेफाली नाम सुनते ही आपको ध्यान आ रहा होगा किसी रचना का, शेफाली झर रही है, तो वो भी एक रचना है। किसका है कमेंट करके बताएंगे। तो जो मिलते जुलते नामों वाली रचनाएं हैं उनका कमेंट करके आप बताएं, इससे तैयार बहुत जल्दी होता है। आपके हर विधाओं की जो रचनाएं होती हैं मिलती जुलती, वो तैयार हो जाएंगी। जैसे अगला नाटक है संस्कार को नमस्कार, संस्कार को नमस्कार, ये भी कुसुम कुमार जी का नाटक है। अब इसका प्रकाशन वर्ष 1982। कुछ और देखते हैं, जैसे रावण लीला, रावण लीला यदि पूछ लिया जाए किसका नाटक है, कुसुम कुमार का है। मादा मिट्टी, मादा मिट्टी, ये भी कुसुम कुमार जी का नाटक है। एक इनका और नाटक है पवन चतुर्वेदी जी की डायरी। अब यहां से आपको एक रचना का नाम याद हो रहा होगा, उपन्यास है अजय की डायरी। वो किसका है कमेंट करके बताएंगे। अजय की डायरी उपन्यास किसका है। पवन चतुर्वेदी की डायरी, तो ये नाटक है कुसुम कुमार जी का। तो ऐसे आप लोग इस तरह से अगर तैयार करेंगे तो समेकित ढंग से बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इनका एक और नाटक का ध्यान रखेंगे, सलामी मंच, सलामी मंच। तो इन क्लासेस का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग 10 मिनट 15 मिनट में यदि जिस भी क्लास में शामिल हो रहे हैं तो एक साथ कई सारी रचनाएं तैयार हो जाएं, रिवीजन हो जाएं। किताबें बहुत हैं आप सभी के पास, रचनाएं देखने के लिए कई सारे टेस्ट सीरीज भी आपके पास होंगे, सब कुछ। लेकिन ऐसी क्लासेस में आप 15 से 20 मिनट में कम से कम 50 से 60-70 रचनाएं तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हम कुछ एकांकियों की बात करेंगे, देखेंगे कि इस दौर में कौन कौन सी एकांकियां बहुत चर्चित रही हैं। तो देखते हैं। इस दौर में जैसे देखें हम, तो इस दौर में कुछ एकांकीकार हुए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर के भी बहुत कुछ जो एकांकियां हैं वो बहुत चर्चित हैं। जैसे भुवनेश्वर में देखें तो तांबे के कीड़े, हम यहाँ पे लगे हाथ एकांकियों की बात भी कर लेते हैं। तो तांबे के कीड़े किसका है, भुवनेश्वर का, तांबे के कीड़े। इसके अलावा आजादी की नींद, आजादी की नींद, ये भी एकांकी है भुवनेश्वर जी की। एक अन्य एकांकीकार की बात करें, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट, इनकी भी कुछ एकांकियां हैं जो कि आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। जैसे बात करें, इन्होंने 1938 के लगभग एकांकी लेखन आरंभ किया था और इनका जो प्रथम एकांकी था वो अभिनव एकांकी नाम से था, अभिनव एकांकी। तो इनकी जो प्रथम एकांकी संग्रह था वो अभिनव एकांकी नाम से था। इसके अलावा स्त्री का हृदय, स्त्री का हृदय,
ये भी इनकी एकांकी है। और अगर हम बात करेंगे तो जैसे समस्या का अंत, धूम शिखा, समस्या का अंत, ये भी इनकी एकांकी है। विधा को जरूर ध्यान रखिएगा। धूम शिखा, ये भी उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी है। एक और एकांकीकार की यहां पर हम बात करें, उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क। अब इनकी कौन कौन सी एकांकियां हमें ध्यान रखनी है उसे देखते हैं यहां पे। जैसे बात करें देवताओं की छाया में, देवताओं की छाया में, ठीक है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये भी उपेंद्रनाथ अश्क जी की एकांकी है, ठीक है। इसके अलावा अंधी गली, अंधी गली, तो ये सभी एकांकियां हैं भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट और उपेंद्रनाथ अश्क। इसे आपको ध्यान रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ये रचनाएं। आगे देखते हैं, अगर कुछ हम यहाँ पर जैसे कि सेठ गोविंद दास का भी नाम आता है, हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाम आता है, जगदीश चंद्र माथुर का नाम भी एकांकी संग्रहों में आता है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, ठीक है। भोर का तारा ये एकांकियों के अंतर्गत आता है, जगदीश चंद्र माथुर का है। भोर का तारा, भोर का सपना शायद है रामदरस मिश्र जी का, उसे भी आपको ध्यान रखना होगा। और ओ मेरे सपने इन्हीं का है, ओ मेरे सपने। तो कुछ एकांकियां हैं जो ये रचनाकार बहुत प्रसिद्ध हैं उपन्यासकार के रूप में, और कहीं कहीं इन लोगों ने नाटक भी, एकांकी भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो साथियों, उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स, सारी रचनाओं के नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षाओं में कुछ न कुछ योग जरूर देगा आपकी तैयारी में, और आपको आत्मविश्वास भी होगा कि हाँ, आपने पढ़ रखा है इन चीज़ों को, यहाँ से रिविजन संभव हुआ है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए। आप सभी उस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, हमारा ये नंबर है, संपर्क करके। पूरे 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हो रही है, और ये सारे प्रश्न आपको यूपीजीडीसी के जो पाठ्यक्रम है उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली है, लोक साहित्य अनुवाद, इसके अलावा प्रमुख आलोचक, हिंदी के प्रमुख संस्थाएं, वेब पोर्टल, उन सभी पर, सभी यूनिट से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का पूरा ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें पूरे 10 टेस्ट सीरीज होते हैं और 1000 प्रश्न। तो बहुत सारे साथी ज्वाइन किए हुए हैं, वो हल कर रहे हैं लगातार इन प्रश्नों को। आप भी जुड़ सकते हैं, और 35 घंटे की क्लास, यानी लगभग 1.5 से 2 दिनों में आप इन सभी पॉइंट्स पे, सभी यूनिट्स पे आप यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं 2 दिन का समय निकाल के। बहुत कम समय बचा हुआ है, तो सारी तैयारियों के साथ आप इन क्लासेस को देख के बेहतर ढंग से आप रिवाइज कर सकते हैं। इन रिकॉर्डेड क्लास की जो फीस है वो 799 आप सभी के लिए ऑफर के रूप में है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका कवर हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।